हेलो बच्चों, आ गया मैं। चलो, 2021 तक के सवाल हमने कर लिए थे बेटा लास्ट लेक्चर में। आज हम 2020 के सवाल शुरू करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे हम पहुंच चुके हैं। जरा पढ़ते हैं इसके बारे में क्या दिया है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्यूशन। तो भाई हमको दिया है ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए होलो कंडक्टिंग स्फीयर, ओके, of inner radius r, small r, and outer radius 2r. The ratio of surface charge density of inner surface to that of the outer surface will be. बड़ा ही आसान सा सवाल है। पहले सवाल समझेंगे क्या दिया है, फिर समझेंगे कैसे करना है। ठीक है, चलो जी। आपको दिया है एक मिनट। ये ना मुझे ऐसा नहीं चाहिए, कलर चाहिए कौन सा, ये वाला। ठीक है, अब ठीक है। तो एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, ये ले लिया। ठीक, अंदर वाली रेडियस इसकी, अंदर वाली रेडियस, अरे शायद एक ही लिखा जाएगा ये। हाँ चलो भाई, दोबारा से करके देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ठीक बन गया। तो भाई इसकी अंदर वाली रेडियस तो है आर। आर कौन सा दिया है, स्मॉल आर। और बाहर वाली रेडियस है 2r। अंदर वाली रेडियस r है और बाहर वाली रेडियस 2r है, और ये एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनर सरफेस। इसके अंदर एक ना, देखो शुरू से पढ़ो। ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ होलो कंडक्टिंग स्फीयर। एक पॉइंट चार्ज इसके अंदर रख दिया सेंटर पे, ये रखा, ये है पॉइंट चार्ज Q। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर इस, और ये एक इस तरीके का है कि जिसकी इनर रेडियस, ये एक होलो स्फीयर, इस होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, और इसकी इनर रेडियस r है और आउटर रेडियस 2r दे रखी है। अंदर इसके एक चार्ज रखा हुआ है। फिर ठीक है, आगे पूछा द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनर सरफेस टू द आउटर सरफेस विल बी। मतलब इनका रेशियो बताना है सरफेस चार्ज डेंसिटी का, इनर सरफेस का, अंदर वाली सरफेस का, और बाहर वाली सरफेस का रेशियो कितना है चार्ज डेंसिटी की। ठीक है बच्चों, सबसे पहले ये सवाल है किस चीज का भाई, ये सवाल है आपका इंडक्शन का। इंडक्शन में क्या होता है कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक सरफेस है इस तरीके की, और इसके पास में हम कोई प्लस का Q चार्ज लेके आए, तो ये कंडक्टिंग सरफेस जो होगी ये पोलराइज हो जाती है। मतलब ये कंडक्टिंग सरफेस है और इसके सामने आप एक चार्ज लेके आए हो, तो प्लस चार्ज माइनस को अट्रैक्ट करेगा। माइनस को अट्रैक्ट करेगा तो इधर वाली सरफेस पे जितना ये सामने चार्ज रखा है ना, उतना ही चार्ज ये अट्रैक्ट कर लेगा और इधर बुला लेगा। अब ये चार्ज नहीं हुई बॉडी, इतना ही प्लस चार्ज इसकी दूसरी सरफेस पे पहुंच जाएगा। ये पहुंच गया, इतना ही प्लस चार्ज इधर वाली सरफेस पे प्लस का Q चार्ज, और इधर वाली सरफेस पे माइनस का। ये क्यों हुआ ऐसा? क्या ये बॉडी चार्ज हो गई? नहीं, चार्ज नहीं। अब भी इस पे देखो माइनस Q चार्ज और प्लस Q चार्ज, दोनों को मिला लो, अब भी 0 चार्ज है। तो ये इस बॉडी को कहते हैं पोलराइज होना, पोलराइजेशन होना। प्लस Q चार्ज सामने था, उसको देख के माइनस Q चार्ज इधर वाली सरफेस पे आ गया, इधर वाली सरफेस पे अट्रैक्ट होके आ गया, और दूर वाली सरफेस पे प्लस चार्ज आ जाता है। इसको कहते हैं पोलराइजेशन, और इस फिनोमिना को इंडक्शन कहते हैं। तो ये इंडक्शन हो गया इसमें। तो यही सेम चीज भाई यहां पे लगेगी। अंदर रखा है प्लस का Q चार्ज सेंटर पे, और ये कंडक्टिंग सरफेस सामने है। देखो जहां मैं ये घुमा रहा हूं पेन, ये कंडक्टिंग सरफेस सामने।
तो ये प्लस का क्यू चार्ज सामने वाली सरफेस पे इतना ही चार्ज माइनस का बुला लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। इतना ही चार्ज माइनस का अट्रैक्ट कर लिया, माइनस का क्यू आ गया, इस वाले पे माइनस क्यू चार्ज आ गया सामने वाले से। किसकी वजह से आया ये? इंडक्शन की वजह से। अब ये चार्ज थोड़ा ही ना हुई बॉडी, इस प्लस चार्ज ने जो बीच में सेंटर पे रखा, इसने साइड वाले सरफेस पे माइनस चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया, माइनस चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो दूर वाली सरफेस पे इतना ही प्लस चार्ज आ जाएगा, दूर वाली सरफेस पे इतना ही प्लस चार्ज आ जाएगा। लो, ये दूर वाली फेस है और इस पे प्लस चार्ज आ गया। कितना? प्लस का क्यू। अंदर वाली पे माइनस का क्यू, बाहर वाली पे प्लस का क्यू। अब भी देखो टोटल चार्ज पूरी सरफेस पे तो जीरो ही है। अंदर चार्ज, अंदर जो है चार्ज सेंटर पे रखा है, बाकी अंदर वाली फेस पे माइनस का क्यू चार्ज आ गया और बाहर वाली फेस पे प्लस का क्यू चार्ज आ गया। इसे कहते हैं इंडक्शन। इंडक्शन से चार्ज हो गई बॉडी। बेसिकली चार्ज नहीं हुई, इंडक्शन से पोलराइज हो गई बॉडी। आधा चार्ज इधर आ गया, आधा चार्ज इधर आ गया, पोलराइज हो गई बॉडी। इतना ही चार्ज अंदर वाली फेस पे आ गया, उतना ही चार्ज, लेकिन एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव। अब सुनो, अगर मैं अंदर वाली फेस पे पूछूं कि अंदर की फेस पे कितनी चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस, अंदर वाली पे कितनी चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है अंदर वाली सरफेस पे मान लो सिग्मा 1, तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है उस सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, चार्ज और बटे में एरिया। तो चार्ज कितना है अंदर वाली फेस पे, सर माइनस क्यू, और बटे में उसका पूरी का सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। आपको पता है ना स्फीयर का बाहर का सरफेस एरिया कितना होता है। तो ये वाला जो पूरा सरफेस एरिया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सरफेस एरिया, ये कितना हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस आर है। तो वो हमने सिग्मा 1 से निकाल लिया। अब बाहर वाली सरफेस पे चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ऑन आउटर सरफेस, आउटर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 2। वो कितनी है, तो वो भी वही चार्ज बटे आउटर सरफेस पे टोटल कितना चार्ज है और एरिया कितना है, एरिया। तो आउटर सरफेस पे है प्लस का क्यू चार्ज, देखो बाहर वाली सरफेस पे इंडक्शन की वजह से कितना चार्ज आ गया था, प्लस क्यू, और उसका एरिया कितना है 4 पाई, रेडियस है इसकी 2r, 2r का स्क्वायर। तो ये आ गया सिग्मा 2, सॉल्व करके q बटे में 4 इंटू 4 हो गया 16 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया भाई। क्या करो, रेशो कर दो, सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2, सिग्मा 1 की वैल्यू माइनस का q बटे 4 पाई आर स्क्वायर, और इसमें है प्लस का q बटे में 4 की जगह 16 पाई आर स्क्वायर। q से q कट गया, 4 पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया, 4 से 16 काटा 4, ये ऊपर चला गया, तो ये आ गया माइनस का 4 बटे 1। चेक करो अब यहां से, ठीक है 4:1 आ गया। माइनस तो ये बता रहा है कि चार्ज नेगेटिव है और पॉजिटिव है, बाकी इसका आंसर आप 4:1 लिख सकते हैं, 4:1 लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा 4:1। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चार्ज डेंसिटी हमने कितनी आसान तरीके से निकाली। कुछ नहीं था, बिल्कुल आसान सा सवाल था, लेकिन पॉइंट पता चलना चाहिए कि पॉइंट क्या था। हम इसको इंडक्शन से कर सकते हैं। जब भी किसी सरफेस के सामने चार्ज आता है तो वो चार्ज उस सरफेस के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेता है, अगर खुद नेगेटिव है तो। मान लो ये सरफेस, फिर से बता रहा हूं, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया आपने Q, तो इस सरफेस पे अपनी तरफ खींच लेगा नेगेटिव चार्ज,
और इस वाली सरफेस पे माइनस क्यू आ जाएगा और दूर वाली सरफेस पे प्लस क्यू आ जाएगा, क्योंकि सरफेस पे चार्ज तो टोटल जीरो है ना, तो इस पे प्लस क्यू आ जाएगा। टोटल चार्ज अब भी जीरो है, पहले भी जीरो था। तो ये ऐसे होता है कि ये बॉडी ना पोलराइज हो गई। पोलराइज का मतलब होता है जब चार्ज दो हिस्सों में बट जाता है, एक तरफ प्लस चार्ज एक तरफ माइनस चार्ज, उसे कहते हैं पोलराइजेशन। तो बॉडी पोलराइज हो गई और इस फिनोमिना को कहते हैं बच्चों इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्ज नहीं हुआ, चार्ज अब भी टोटल जीरो ही है। चलो बार बार नहीं बताता है, कहोगे बोर कर रहे सर, हो गया। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, 2020 का ही 25। लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, क्या कहा है समझते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डाइपोल इज। अरे यार बहुत आसान सा सवाल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल होता है जब टॉर्क मैक्सिमम होता है। तो भाई साहब टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। अब सोचो ये मैक्सिमम कब होगा टॉर्क। टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। तो टॉर्क मैक्सिमम आ जाएगा पीई और साइन थीटा हो गया 1। ठीक है, तो ये मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू आ चुका है P इंटू ई। अब कहानी ये आती है कि P इंटू ई तो आ गया, लेकिन ये साइन थीटा 1 कब होगा। साइन थीटा जो 1 होता है वो तब होता है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो साइन थीटा मैक्सिमम होता है। तो इसका मतलब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा साइन थीटा। फॉर्मूले से ही हो जाएगा। अब ऐसे समझ लो कि जैसे मान लीजिए ये हो गया आपके पास डाइपोल, एक तरफ प्लस चार्ज एक तरफ माइनस चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड के और डाइपोल के बीच में एंगल 90। जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में एंगल 90 होता है उस टाइम पे सबसे ज्यादा टॉर्क लगता है, उस टाइम पे सबसे ज्यादा टॉर्क लगता है। तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा टॉर्क लगा हुआ है जब ये 90 पे, कितना P इंटू ई। तो आंसर आ गया इसका 90 बच्चों। तो बिल्कुल आसान, ये भी हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 25। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं 2020 का। कुछ क्वेश्चन जो थ्योरी वाले होंगे, मैंने बताया आप लोगों को कि उनको करने के लिए आपको नोट्स यूज करने हैं अपने कोचिंग के, या अगर हमारे यहाँ पढ़ते हैं तो हमारे कोचिंग के, और अगर हमारे यहाँ नहीं पढ़ते हैं पर नोट्स लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा नोट्स। ठीक है, नोट्स बहुत बढ़िया लिखे हुए हैं, मजा आ जाएगा पढ़कर। चलो क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं इसका सॉल्यूशन, क्या दिया है। तो इसमें कहा है पहला, डिफाइन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, गिव एन एग्जांपल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करो और उसका एक एग्जांपल दो। तो यहाँ पे डिफाइन करने का मतलब उसकी डेफिनेशन लिखनी है, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैंने नोट्स में लिखवा रखी है, आपके पास नहीं है तो बता दीजिएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देना है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो एग्जाम्पल वगैरह भी आप लिख सकते हो, उसमें सब लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा। फिर ये डेरिवेशन है, ये लिखा हुआ है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। टॉर्क का डेरिवेशन ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, व्हाट इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स डाइपोल पे 0 होता है, ये भी उसमें मिल जाएगा आपको। मैं आपको यहाँ पे जो कराने वाला हूँ, आपको ये बात समझनी है कि यहाँ पे मैं आपको जो पुराने क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसमें न्यूमेरिकल, एमसीक्यू, थ्योरी वाले क्वेश्चंस को छोड़ के सब कुछ है, वो सारे मिलेंगे आपको। थ्योरी वाले आप नोट्स से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा। थ्योरी लिखवाने में आप लोगों का मतलब नोट्स में तो है ही ऑलरेडी, टाइम ही खराब होगा आप लोगों का। ठीक, फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड विद एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 की पावर 5 न्यूटन। ठीक है, ये सही है।
ये सही है, ये न्यूमेरिकल हो गया इसमें। अब इन्होंने क्या दिया थर्ड वाले में, भाई फर्स्ट और सेकंड ये दोनों तो हो गए किसके, भाई पहला भी और दूसरा भी, ये दोनों तो पहले और दूसरे तो जो थ्योरी के क्वेश्चन है नोट से देख सकते हो, लेकिन जहां से न्यूमेरिकल होगा वो मैं बताऊंगा। तो न्यूमेरिकल ये है, इन्होंने कहा थर्ड वाले क्वेश्चन में एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, उसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड के और डाइपोल के बीच में 60 डिग्री का एंगल है बच्चों, ऐसा दिया है इन्होंने। अभी तक ये कहा है इस डाइपोल की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, डाइपोल की लेंथ। चलो जी ठीक है ये भी। और जो फील्ड लगा हुआ है ई की वैल्यू, वहां पे ई की वैल्यू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, 10⁵ न्यूटन पर कूलम है बच्चों। चलो ठीक है, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है यहां से इफ इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क, यदि इस पर टॉर्क जो लग रहा है, ये टॉर्क को एक्सपीरियंस कर रहा है कितना, 8√3 न्यूटन इंटू मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। दो चीजें निकालनी है, एक तो इस पे चार्ज कितना होगा, जैसे ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है, तो क्यू की वैल्यू बतानी है एक तो, ठीक है जी, और क्या बताना है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। दो बातें बतानी, बता देंगे यार आसान। टॉर्क का फॉर्मूला लगाओ, जब भी किसी डाइपोल को मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर टॉर्क कितना लगता है, टो बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक है, ई है, पी निकाल लो, पी होता है पी बराबर चार्ज और इनटू में दोनों चार्ज के बीच का गैप। चार्ज कितना है, चार्ज तो निकालना है, इन दोनों चार्ज के बीच का गैप जो दिया है, इसे डाइपोल की लेंथ भी कह सकते हैं, वो दे रखा 2 सेंटीमीटर। 2 को डिवाइड कर दो 100 से, तो ये सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हो जाएगा। तो P की वैल्यू आ गई बच्चों 2 से 100 को काट दो 50, तो Q बटे में 50, ये P आ गया। इसे उठा के यहाँ रखेंगे, रखो, ये आ गया Q बटे में 50 इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है 10⁵, थीटा कितना दे रखा है साइन 60 डिग्री, और टॉर्क कितना दे रखा है 8√3, इसे उठा के यहाँ जू का तो लिख दो 8√3। अब Q बटे में 50 इनटू में एक काम करो 100 अलग कर लो इसमें से, और 10⁵ अलग कर लो, साइन 60 को लिख दो √3/2, √3 से √3 कट गया, 50 से इसको काटा 2 से ये 2 कट गया, और ये आ गया 8 बराबर Q इंटू में 10⁵, और कुछ बचा क्या, नहीं भाई साहब ये नहीं बचा। तो Q की वैल्यू आ गई, इस 10⁵ को बटे में ले जाओ तो 8 इंटू 10⁻³ हो जाएगा उधर जाकर, इतने कूलम। ये Q आ गया बच्चों, मतलब डाइपोल का हर एक चार्ज कितना कितना है, एक -Q एक +Q है, तो Q की वैल्यू आ गई 8 इंटू 10⁻³ ठीक है, बढ़िया दिखाई दे रहा है, एक बार देख लूँ मैं जरा, एकदम बढ़िया, ठीक है ना। ये आ गई भाई 8 इंटू 10⁻³ कूलम, ये तो Q की वैल्यू आ गई। अब और पूछा है इसने पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का P डॉट P वेक्टर डॉट E वेक्टर, ये होता है, तो ये हो जाएगी माइनस का PE cos थीटा, ये है पोटेंशियल एनर्जी।
का फॉर्मूला। तो माइनस का पी की वैल्यू हम निकाल चुके थे, कितनी थी, पी की वैल्यू थी क्यू बटे 50, क्यू बटे 50, ई 10 की पावर 5, कॉस थीटा कॉस 60, माइनस में क्यू की वैल्यू रख दो 8 इंटू 10 की पावर -3 बटे 50 इंटू 10 की पावर 5, कॉस 60 की वैल्यू √3/2, नहीं सॉरी 1/2 होती है, 1/2। चलो जी, कौन किससे कटेगा, 10 की पावर -3 से +5 कटेगी, ऊपर बचा 100, 2 पावर तो बची ना, तो 8 इंटू में 10 की पावर 2, बस ऊपर तो और कुछ नहीं है, और बटे में नीचे क्या बचा 50 इंटू में 2, 2 से 8 काट लो 4, 50 से इसको काट लो 2, 100 को काट लो, 4 इंटू में 2 माइनस का 8 जूल, आंसर आ गया इसका -8 जूल। इसका मतलब इस डाइपोल के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है बच्चों, -8 जूल पोटेंशियल एनर्जी। भाई सिंपल, देखो कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, मैं मतलब इनके आंसर जिसका नहीं है उसका आंसर नहीं जानता, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो जाए तो कैलकुलेशन ठीक कर लेना यार, ठीक है, हो सकता है कि 1% कहीं पे कुछ गलत हो जाए, ठीक। मैं आंसर इसका जिसका नहीं लिखा हुआ है उसका आंसर मैं नहीं जानता, वो बाकी तो मैच हो जाता है। चलो जी, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ये भी हमारा 2020 वाले चल रहे थे ना शायद, कौन से चल रहे थे, 2020 वाले, 2020 का ही क्वेश्चन है, लिखा हुआ नहीं है इस पर ये 2020 का ही क्वेश्चन है। ये 2020 का ही सवाल है, ठीक है जी। चलो करते हैं भाई इसको भी सॉल्यूशन। क्या सवाल दिया है जरा पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन, किसी गॉसियन सरफेस, मान लो ये कोई गॉसियन सरफेस है, इससे निकलने वाला फ्लक्स या इसमें अंदर आने वाला फ्लक्स किन किन बातों पे डिपेंड करता है। पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, वहां पे आपको बताया था कि कई पॉइंट आपके क्लियर हुए थे, 4 ऑप्शन लिखे थे, चारों में 4 पॉइंट क्लियर किए थे मैंने आपके। तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है ना, वो किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है। देखो, एक तो अंदर चार्ज कितना बंद है, क्यू एनक्लोज्ड, एक तो इस पे डिपेंड करता है, क्यू एनक्लोज्ड, किसी भी सरफेस के अंदर जितना चार्ज बंद है, एक तो इस पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा, क्या सरफेस के अंदर कोई मीडियम भरा हुआ है, ऐसे कोई मीडियम भरा हुआ हो, अगर मीडियम भरा हुआ होता है तो मीडियम की परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पे। एक डिपेंड करता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। 2 बातों पे डिपेंड करता है, किसी भी सरफेस, क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स 2 बातों पे डिपेंड करता है, उसके अंदर कितना चार्ज बंद है और मीडियम की परमिटिविटी क्या है। याद रखना ये बात, ठीक है। परमिटिविटी पे क्यों करता है, याद करो, परमिटिविटी क्या थी, परमिटिविटी पता क्या थी, परमिटिविटी जब आप 2 चार्ज को हवा में रखते थे, उनके बीच में फोर्स निकालते थे, तो एप्सिलॉन नॉट लेते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। लेकिन जब उन्हीं को आप मीडियम में रखते थे तो आप वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन लेते थे, क्योंकि मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की या एयर की परमिटिविटी में फर्क है। एप्सिलॉन नॉट तो है एयर की परमिटिविटी या वैक्यूम की परमिटिविटी, और खाली एप्सिलॉन है वो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो मीडियम की परमिटिविटी में और उसमें फर्क है,
तो मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन है हमारी। तो ये जो एप्सिलॉन है ना, यही हमको बताता है, उससे क्या होता है, फोर्स भी कम हो जाता है। अंदर चार्ज रखा है, उसमें से बहुत सारी लाइनें निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, उसी चार्ज को उठा के मीडियम में रख दो, लाइनें कम हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। और ये जो लाइनों की संख्या है, लाइनें जो हैं, इसी को तो आप फ्लक्स कहते हो। तो इसका मतलब सर निकलने वाली लाइनें, फ्लक्स मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है, और साथ में इसी सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है, क्योंकि सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, तो सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स तो सरफेस के अंदर बंद चार्ज पे डिपेंड करता है, और उसके अंदर भरे हुए मीडियम पे भी डिपेंड करता है। दो चीजों पे डिपेंड करता है। तो दोनों बातें याद रखना। अब इस हिसाब से ऑप्शन देख लो। वैसे मैं आपको फिर से याद दिला दूं, जैसे मान लो ये कोई बंद सरफेस है और इसके अंदर चार्ज बंद है Q, तो इसमें से निकलने वाला फ्लक्स होगा फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर बंद सरफेस, Q चार्ज, और इसके अंदर कुछ मीडियम भर दिया आपने, इसके अंदर कुछ मीडियम भर दिया, तो अब इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो बदल जाएगा, फाई डैश Q अंदर का बंद चार्ज बटे में एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन। बदल गया, देखो। तो ये अलग अलग हैं दोनों बातें, ठीक है। तो पहले फ्लक्स कितना निकल रहा था जब उसके अंदर हवा थी, तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट, और अब जब उसके अंदर हवा नहीं है, उसकी जगह कोई मीडियम भरा है, तो अब निकल रहा है Q बटे एप्सिलॉन। दोनों में फर्क है बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ऑन, किस किस पे, पहला नेट चार्ज, एनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बिल्कुल सही, इसे बोलने की जरूरत ही नहीं मेरे को। नेट चार्ज जो अंदर बंद है, और मीडियम की परमिटिविटी। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बी पढ़ लो, नेट चार्ज पे डिपेंड करता है जो अंदर है, परमिटिविटी पे करता है मीडियम की, और साइज ऑफ गॉसियन सरफेस, नहीं गॉसियन सरफेस के साइज पे डिपेंड नहीं करता। गॉसियन सरफेस का साइज छोटा हो बड़ा हो, पहले इस हम बात को डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में पिछले सवालों में, तो ये नहीं हो सकता बी। फिर नेट चार्ज एनक्लोज्ड ओनली, केवल नेट चार्ज पे करता है, ये भी नहीं, मैंने बता दिया दो बातों पे करता है, तो ये भी आप अकेले नहीं ले सकते। अगला परमिटिविटी ऑफ मीडियम ओनली, ये भी अकेले नहीं ले सकते, दोनों को एक साथ लेना है। तो ये 2020 के सवाल में आपको पूरी बात समझनी है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेरिवेशन वाला सवाल है, डेरिवेशन है बस, इसे मैं नहीं कराऊंगा, आपको पता है डेरिवेशन तो मैंने सारे आपको लिख के दे रखे हैं, सारे के सारे नोट्स आपके पास हैं, बहुत बढ़िया नोट्स हैं, ठीक है, वो सब लिखे हुए हैं, एक बार याद जरूर दिला दूंगा। क्या बोला इन्होंने, स्टेट गॉस लॉ, गॉस लॉ को बताइए, ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उस पर चार्ज है, ठीक है। तो ये एक चार्ज स्ट्रेट वायर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी लैम्डा है, लैम्डा कूलाम पर मीटर का इस पे चार्ज है, 1 मीटर में लैम्डा कूलाम। इससे आर डिस्टेंस दूर, यहाँ पे जो पॉइंट लाइंग एट द डिस्टेंस आर ऑफ द वायर, फील्ड बताना है यहाँ पे, तो फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है, मतलब इसको डेरिवेशन करना है, इस पे फील्ड कितना होता है यहाँ। तो कोई भी लॉन्ग वायर है, उससे आर डिस्टेंस पे कितना फील्ड होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये है फॉर्मूला। और भाई साहब ये फॉर्मूला जो है आपको डेरिवेशन करा रखा है मैंने, करने की जरूरत यहाँ नहीं है, वहां पे सब कुछ है, समझा भी रखा है। और जो मतलब मेरे पास नहीं पढ़ते हैं, जो बाहर से भी देख रहे होंगे, तो वो नोट्स ले सकते हैं, उसमें सब हो रखा है। आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे वहाँ तो हो ही रखा होगा ही। मेरा मेन प्रायोरिटी है न्यूमेरिकल कराना, और जो भी आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं MCQs उनको कराना, ठीक है। न्यूमेरिकल पोर्शन सारा करा दूंगा, ये डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस आप लोग खुद करिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या दिया है, ए होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2 हैज चार्ज q ऑन इट्स सरफेस।
ए पॉइंट चार्ज माइनस क्यू इज ऑल्सो प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, देखो भाई साहब, एक होलो स्फीयर है इस टाइप का, ये हो गया जी अंदर से खोखला, बाकी यहाँ पे सारे पे इधर से दिखाई दे रहा होगा, इधर से देखो, ये अंदर से कैविटी है, खाली है बीच में से, यहाँ से यहाँ पे सब मैटर है, मास है यहाँ, ऐसे समझो, यहाँ से यहाँ तक। ये बाहर की सरफेस है, ये अंदर की सरफेस, अंदर की सरफेस की रेडियस है r1, बाहर की सरफेस की रेडियस है r2। बाहर वाली सरफेस पर इस पे चार्ज फैला हुआ है कैपिटल Q, कैपिटल Q, और अंदर सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है माइनस का Q। तो अब आप समझ लीजिए इंडक्शन से क्या होगा, माइनस Q के सामने वाली सरफेस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, माइनस Q के सामने वाली सरफेस पे बच्चों प्लस का Q चार्ज आ जाएगा, और प्लस Q से दूर वाली सरफेस पे माइनस Q चार्ज आ जाएगा, इस वाली सरफेस पे, बाहर वाली पे। आपको पता है ना, ये आप पढ़ चुके हो पहले भी, कि इससे बाहर वाली सरफेस पे, अभी तो बताया था पिछले सवाल में, माइनस Q चार्ज आ जाएगा। ये हो गया यहाँ पे इंडक्शन। अंदर वाली सरफेस पे देखो माइनस था, माइनस के सामने प्लस चला गया, पास वाली सरफेस पे प्लस चार्ज, क्योंकि माइनस और प्लस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन, इसने प्लस चार्ज को खींच लिया और माइनस चार्ज को रिपेल कर दिया, तो माइनस चार्ज बाहर वाली सरफेस पे चला गया, माइनस Q। अब उस सरफेस पे पहले से कितना चार्ज मौजूद था, कैपिटल Q। तो अब बाहर वाली सरफेस पे टोटल चार्ज कितना हो गया, पहले से Q था, माइनस Q और आ गया, तो टोटल चार्ज हो गया कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। और अंदर वाली फेस पे कितना चार्ज है, प्लस का स्मॉल q। अब इस हिसाब से उसने ये पूछा है कि ये बताइए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर एंड आउटर सरफेस। अंदर वाली पे कितनी होगी, तो अंदर वाली पे सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा 1, वो होगी कितनी, अंदर वाली पे चार्ज कितना है, प्लस का Q, और बटे में अंदर वाले की एरिया कितना है, 4πr1 का स्क्वायर, और बाहर वाली सरफेस पे चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा 2, तो वो कितनी होगी, बाहर वाली सरफेस पे कितना चार्ज है, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, और बटे में इसका पूरे का बाहर वाली सरफेस का एरिया कितना है, 4πr2 का स्क्वायर। लो जी, बाहर वाली सरफेस पे कितनी चार्ज डेंसिटी है ये भी निकाल ली हमने, और अंदर वाली सरफेस पे कितनी चार्ज डेंसिटी है ये। देखो ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। आगे बढ़ो, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो जरा। यूज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट लाइंग आउटसाइड स्फीयर। गॉस लॉ का यूज करके, इलेक्ट्रोस्टैटिक गॉस लॉ का यूज करके एक्सप्रेशन बनाइए इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड स्फीयर से बाहर कोई पॉइंट है तो वहां पे कितना फील्ड होगा। थ्योरी का क्वेश्चन हो गया, डेरिवेशन का क्वेश्चन हो गया, कर रखा है मैंने वहां पे, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं नोट से। हो गया कंप्लीट ये तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वाला समझे ना आप, ये वाला समझना जरूरी है। ये कैसे आया, इंडक्शन से। पिछले वाला सवाल, इससे शायद 2 सवाल पहले जो सवाल हुआ था इंडक्शन का ही सवाल था, शायद सबसे पहला सवाल आज का वही था। तो इंडक्शन वाले सवाल से इसको याद रखना, इंडक्शन में क्या होता है। इंडक्शन में जैसे कोई सरफेस होती है, उसके सामने प्लस का Q चार्ज है, तो Q चार्ज के सामने सरफेस पर अट्रैक्ट कर लेता है वो माइनस Q चार्ज, और दूर वाली सरफेस पे आ जाता है प्लस Q चार्ज। क्यों, क्योंकि टोटल चार्ज तो पहले भी 0 था, अब भी 0 ही है, पर प्लस का चार्ज इधर खिंच गया माइनस का, और प्लस का चार्ज दूर चला गया। ठीक है ना, किसी भी बॉडी पर जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज होता है, लेकिन इंडक्शन की वजह से माइनस चार्ज तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, इधर आ गया, और प्लस चार्ज दूर हो गया, रिपेल होके, प्लस प्लस के बीच में रिपल्शन दूर हो गया, ऐसे होता है। चलो बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 जो है आपका, ये भी आप कर चुके हैं, अभी अभी आपको समझाया था, नोट्स में है आपके, ये भी आपका एक डेरिवेशन है, वही दोबारा से 2020 में
दो अलग अलग सेट हुए होंगे ना, उनमें दोनों में पूछा गया होगा। तो इसमें दोबारा ये पूछा गया दूसरे सेट में भी, एन इनफाइनाइट लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर हैज यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, obtain the expression for the electric field E at a point lying at the distance x from the wire by using Gauss law। एक इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसको कैलकुलेट करो, इसका एक्सप्रेशन बनाओ। तो कितना आता है ये, तो अगर इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलाम पर मीटर है, 1 मीटर में लैम्डा कूलाम का चार्ज मतलब, तो इसके लिए फॉर्मूला था लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आपका फॉर्मूला बन गया, E इक्वल्स टू लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये कहाँ से आया, गॉस थ्योरम से आप इसको डेरिवेशन करोगे, नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक। अब आगे पूछो सेकंड नंबर में क्या कहा, शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x फ्रॉम द वायर। शो करिए कि अगर डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस कौन सी x हमने r ले रखी है, ये x कह रहे हैं, एक ही बात है, तो उसके साथ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफिकली शो करो। तो बहुत आसान है, लो जी ये हो गया इसका ग्राफ, इधर शो कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर शो कर रहा हूं मैं r को शो कर रहा हूं डिस्टेंस को। अभी अगर आप यहां से देख रहे हो तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r है, मतलब जैसे जैसे आपको ये वाला ग्राफ तो डायरेक्ट याद होगा, अगर y प्रोपोर्शनल टू 1/x होता है तो इसका ग्राफ ये बनता है, इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इस हिसाब से E प्रोपोर्शनल टू r का ग्राफ ये बनेगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/r, इसका ग्राफ ये बनेगा। आसानी से बता सकते हैं आप, कुछ नहीं है ये। तो ये ग्राफ मैंने बना के दिखा दिया, बाकी जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो खुद करो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 2020 केस स्टडी है। केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं आज पूरा आपको आइडिया लगेगा। पहले ये पढ़िए आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसमें कहा ए फैराडे केज ऑफ फैराडे शील्ड, फैराडे शील्ड का फैराडे केज इज एन एनक्लोजर मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। भाई फैराडे केज के बारे में बताया हुआ है, फैराडे शील्ड की तरह वो यूज, फैराडे ने शील्ड की तरह उसको यूज किया था फैराडे केज को, और वो किससे बना होता है, पहली लाइन में लिखा है कि वो एक कंडक्टिंग मटेरियल से बना होता है। पहला पॉइंट पकड़ लो यहां पे। आगे अभी समझाएंगे कि फैराडे केज होता क्या है, पहले समझो कि ये किससे बना होता है, अभी तक की ये बात है। द फील्ड्स विद इन ए कंडक्टर, ये है कैंसिल होगा शायद, कैंसिल आउट विद एनी एक्सटर्नल फील्ड्स, मतलब ये जो फील्ड है कंडक्टर के अंदर का वो बाहर के एक्सटर्नल फील्ड के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द एनक्लोजर इज जीरो, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एनक्लोजर के अंदर का जीरो होता है। अभी समझाते हैं क्या। These Faraday cages act as bid hollow conductors. You can put things into shield them from electrical fields. Faraday cages जो होते हैं वो ना बड़े कंडक्टर होते हैं जो बीच में से खाली हैं, होलो हैं। You can put, उनके अंदर आप कुछ चीजें रख सकते हो, शील्ड की तरह वो काम करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड से बचने के लिए। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दो उसको। Any electrical shock the cage receives, जो भी इलेक्ट्रिकल शॉक आएगा वो केज के ऊपर आएगा। पासिस हार्मलेसली अराउंड द आउटसाइड ऑफ केज, और वो बाहर से बाहर पास हो जाएगा और जो उसके अंदर चीज रखी है वो बच जाएगी। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया आपको, अब समझ में आएगा। होता क्या है, हम एक कंडक्टिंग मटेरियल का बना देते हैं इस तरीके से बंद, एक बॉडी बना दी जो बंद है पर अंदर से खोखला है, ठीक है। बाहर से ये बॉडी है इस तरीके की, ये अंदर से देखो खोखला है, और बाहर से
ये वाला जो है ये तो मटेरियल है, ये वाला इस तरीके का। तो ये ना, ये कंडक्टर से बना हुआ होता है, जैसे मेटल से बना हुआ होता है। कंडक्टर का मतलब मेटल से बना हुआ होता है, ठीक है। अब ये जो मेटल से बना है, इसकी पता क्या खासियत क्या होती है? इसके अंदर कोई भी एलिमेंट रख दो आप, कुछ भी चीजें रख दो, और बाहर से फील्ड अगर लगा हुआ होगा, फील्ड लगा हुआ होगा, तो वो फील्ड ना इसके अंदर नहीं जा पाता, ये फील्ड इसके अंदर नहीं जा पाएगा और ये बच जाएगा। बस बस इसी को फैराडे केज बोलते हैं। कंडक्टर से बना हुआ, या ये कह लो मेटल से बना हुआ एक होलो बॉडी बना दो जिसके अंदर जगह खाली है, और उसके अंदर कुछ भी रख दो, बाहर से मेटल होना चाहिए, अंदर फिर उसके कुछ भी बॉडी रख दो, और उसको उठा के पूरे, उसको मतलब पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख दोगे आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर नहीं जाता। पहला पॉइंट तो ये, अंदर क्यों नहीं जा रहा? फैराडे ने ऐसी बात कैसे सोची कि अंदर नहीं जाएगा इसके फील्ड? तो फैराडे ने सोचा, एक बात बताओ, कंडक्टिंग जो बॉडी होती है, जैसे ही उनको फील्ड में रखते हैं ना, तो उनके एक तरफ तो माइनस चार्ज आ जाता है, मतलब वो इंडक्शन हो जाता है उनपे, और एक तरफ प्लस चार्ज आ जाता है, ऐसे आ जाता है। तो माइनस चार्ज में फील्ड इधर एंटर हो जाता है, और प्लस चार्ज में से फील्ड इधर निकल के बाहर चला जाता है। अंदर घुसती नहीं फील्ड की लाइनें, घुस ही नहीं पाती अंदर, ये होता है। देख लो, अगर आपके पास जैसे ये फील्ड है ई, मान लो ये 3 लाइन है, और आपने बीच में एक ऐसी बॉडी रख दी जो कंडक्टर से बनी है, जो मेटल से बनी है, तो इसके अंदर का जो अंदर का मटेरियल है वो खाली हो जाएगा, मतलब उसमें क्या नहीं जाएगा, उसमें आपका लाइनें नहीं पहुंचेंगी। क्यों? क्योंकि ये मेटल से बना है, तो इधर माइनस चार्ज हो जाए, ये बॉडी जो हो जाएगी, एक सरफेस इसकी माइनस चार्ज हो जाएगी और दूसरी सरफेस इसकी प्लस चार्ज हो जाएगी। तो माइनस चार्ज में लाइनें अंदर घुसेंगी और प्लस चार्ज से निकलेंगे, इधर से लाइनें घुसेंगी, इधर से लाइनें निकलेंगी, बीच में लाइनें गायब हो जाएंगी। अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों 0 होगा, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। समझे ना आप मेरी बात? ये है, तो बच गया ना ये। अब लाइनें क्यों नहीं पास हुई ये समझो, इंडक्शन की वजह से। जैसे इधर से लाइनें जा रही थी, सामने कंडक्टिंग सरफेस है, तो लाइनें कंडक्टिंग सरफेस पे क्या कर देती है, लाइनें कंडक्टिंग सरफेस को ना इंडक्शन दे देती है। इंडक्शन की वजह से उस पर चार्ज आ जाता है। पहली सरफेस पे जैसे लाइन जा रही है, तो पहली सरफेस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, लाइनें माइनस चार्ज में घुस जाएंगी। आपको पता है माइनस चार्ज में लाइनें घुसती हैं, जैसे ये माइनस चार्ज है, इसमें तो लाइनें घुसेंगी ऐसे ऐसे, और प्लस चार्ज में से लाइनें निकलती हैं, और प्लस चार्ज में इधर से लाइनें बाहर निकलती हैं ऐसे। तो जब यहां से इस तरह से लाइनें निकलती हैं, प्लस चार्ज में से निकलती है, माइनस चार्ज में घुसती है, तो इधर से जब लाइनें जा रही हैं, तो उनके बीच में आई एक कंडक्टिंग बॉडी। अब कंडक्टिंग बॉडी के पास ना बहुत सारा चार्ज होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली। वैसे तो वो टोटल चार्ज तो उस पर 0 है, लेकिन उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लाइनें इधर से जा रही हैं, लाइनें इधर से जा रही हैं, इसका मतलब इधर कहीं पे कोई प्लस चार्ज है, उसमें से ही तो निकल के जा रही होंगी ना वे लाइनें। तो प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर देता है, तो इस वाली सरफेस पे माइनस चार्ज आ जाता है सामने वाले पे। फिर से सुन लो इसको, कि जैसे यहाँ प्लस चार्ज रखा है और इसमें से कुछ लाइनें निकल के जा रही हैं ऐसे, सामने आ गई एक बॉडी, तो इंडक्शन हो जाएगा। प्लस वाला ये जो चार्ज है, लाइनें ऐसे जा रही हैं, प्लस वाले चार्ज क्या करेगा, सामने वाली सरफेस पे इंडक्शन कर देगा, और उससे उस सरफेस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अब एक सरफेस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, जितना ये प्लस में है उतना ही चार्ज माइनस में आ जाएगा यहाँ पे, और दूर वाली फेस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, दूर वाली फेस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस का क्यों। और इधर से लाइनें एंटर हो जाएंगी माइनस चार्ज के अंदर, क्योंकि याद रखना माइनस चार्ज में लाइनें अंदर जाती हैं और प्लस में से बाहर निकलती हैं, प्लस में से लाइनें इधर से बाहर निकल रही, इस तरीके से होता है। तो बीच में लाइनें गायब हो जाती हैं, बीच में लाइनें चलती ही नहीं है, तो इसलिए अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये होता है।
आप इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, उसके अंदर कोई होलो बॉडी रख दो, एक होलो कंडक्टर रख दो, तो होलो कंडक्टर के ना अंदर आप कुछ भी रखो, उसमें फील्ड पहुंचेगा ही नहीं। वो क्या करेगा, वो इंडक्शन से एक सरफेस चार्ज हो जाएगी, इधर की भी इधर की भी, तो इधर के फील्ड को अपने अंदर सोख लेगा और इधर से फील्ड निकाल देगा, बीच में से फील्ड की लाइनें गायब कर देगा। ये करता है, बस इसी को फैराडे केज कहते हैं। इसी पे ये पूरी की पूरी केस स्टडी है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा जो इसने बोला वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो इसमें कहा है। अब सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज टू मेक फैराडे केज। फैराडे केज को यूज करने बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करेंगे? प्लास्टिक नहीं। क्यों? क्योंकि सर प्लास्टिक, ये फैराडे केज तो कंडक्टर से बनता है, मेटल से बनता है, तो ये नहीं कर सकते। ग्लास भी नहीं कर सकते, ये भी मेटल नहीं है। कॉपर कर सकते हैं, वुड नहीं कर सकते, ये भी मेटल नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया कॉपर। फैराडे केज को बनाने के लिए आप कॉपर यूज करेंगे। नेक्स्ट है सेकंड, एग्जांपल ऑफ रियल वर्ल्ड फैराडे केज। कार, क्या कार एक फैराडे केज है? प्लास्टिक बॉक्स, मेटल रोड, लाइटिंग रोड, नहीं, कुछ नहीं, ना ये ना ये ना ये। कार एक रियल वर्ल्ड फैराडे केज है। कार क्या होती है? कार किससे बनी होती है? लोहे से बनी होती है, मेटल से बनी होती है। उसके अंदर स्पेस भी है। स्पेस है तो अगर हम उसके अंदर बैठे हैं और बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है तो कार के अंदर तो एंटर ही नहीं करेगा, हम से बच जाएंगे। कार के अंदर बैठ जाओ बस। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स इनसाइड ए फैराडे केज व्हेन इट स्ट्रक बाय लाइटनिंग। इलेक्ट्रिकल फोर्स फैराडे केज के अंदर कितना लगेगा? अगर इसके ऊपर लाइटनिंग गिर जाए, अगर इसके ऊपर चार्ज गिर जाए, ऐसे समझो भाई साहब, अगर फैराडे केज के ऊपर लाइटनिंग गिर जाए, चार्ज गिर जाए, कितना ही गिर जाए, अंदर कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है और फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स नहीं बनेगा, इसलिए फोर्स भी जीरो हो जाएगा हमारा। इसलिए इसका आंसर हो गया बच्चों जीरो। आगे पढ़ो। फोर्थ में, an isolated point charge plus q is placed inside the Faraday cage, its surface must have charge equal to। isolated point charge plus q is placed inside the Faraday cage, its surface must have charge equal to। देखो भाई, इसने कहा कि अगर किसी फैराडे केज के अंदर, ये रहा मान लो कोई बंद सरफेस, और इसके अंदर कोई पॉइंट चार्ज रखा है प्लस का क्यू, ये प्लस का क्यू रखा है, इंसुलेटेड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड इनसाइड द फैराडे केज, फैराडे केज के अंदर रखा हुआ है। इट्स सरफेस मस्ट हैव चार्ज इक्वल टू, इसकी सरफेस पे कितना चार्ज होना चाहिए? एक बात बताओ, सोच के बताना जरा मुझे। अंदर आपने इसके चार्ज रख दिया, अब फैराडे केज क्या करता है, अगर इसके अंदर चार्ज आ गया आपके, तो बाहर वाली सरफेस पे, मतलब इस पे और उस पे सरफेस पे मिला के टोटल चार्ज क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन बैठेगा वो सी बैठ जाएगा, माइनस क्यू, क्योंकि बाहर की और अंदर की सरफेस को मिला के इस पे चार्ज टोटल कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। पूरी बॉडी पे जीरो चार्ज होना चाहिए, तभी तो इंडक्शन होगा। जैसे इंडक्शन हुआ, बाहर का फील्ड लगा, फील्ड जो है इधर की लाइन यहां रुक गई, क्योंकि इस वाली सरफेस पे क्या आ गया? माइनस चार्ज आ गया, और इधर इतना ही प्लस चार्ज आ गया, तो इधर से लाइनें निकल गई, इधर से लाइनें निकल गई, ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन बैठ गया हमारा माइनस में क्यू। मेरे ख्याल से आप लोगों को बच्चों सब समझ में आ गया। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, और आपको अगर स्पीड थोड़ी धीमी लगती है, धीमे धीमे लगता है, तो 1.5, 1.7 या 2.0 पे देखो, फटाफट कर लो। 1 घंटे की वीडियो आधे घंटे में खत्म हो जाएगी, आधे घंटे की वीडियो 15 मिनट में खत्म हो जाएगी। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा ऐसा ही है, मैं थोड़ा धीमे धीमे करके एक एक बात समझा के चलने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। कल मिलते हैं।